नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम लोग फिर से लेके आए हैं एक बार वही 30 प्रश्नों की श्रृंखला पर्यावरण अध्ययन का। ठीक है, यह वो पेपर है जो 2021 में निरस्त कर दिया गया था यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, 28 नवंबर 2021 को पेपर हुआ था। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं साथियों। पहले प्रश्न में पूछ रखा है कि ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज निम्न में से कहाँ स्थित है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज निम्न में से कहाँ स्थित है, इसके बारे में पूछ रखा है। तो सीधे सीधे किस महाद्वीप में स्थित है जानने की कोशिश करें तो ये आपके आ जाता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। ठीक है साथियों, ये कहाँ आ जाएगा आपके ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न में दे रखा है साथियों कि दक्षिणी यूरोप, जो दक्षिण यूरोप के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के बारे में पूछ रहा है कि मैदान को क्या कहा जाता है। जो यूरोप में, सीधी सीधी बात है कि यूरोप में जो घास है के मैदान है उसको क्या कहा जाता है। ठीक है, तो इसको स्टॉपेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यूरोप में जो पूर्वी यूरोप का शीतोष्ण कटिबंधीय घास है इसको स्टॉपेज कहा जाता है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है साथियों कि दक्षिण अमेरिका की सबसे चोटी, जो ऊंची चोटी है उसके बारे में पूछ रखा है। दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी के बारे में पूछ रखा है कि कौन सी होगी। माउंट कोटापेक्सी है, माउंट एटना है, माउंट एकांकुआ है या माउंट किलिमंजारो है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा साथियों कि माउंट एकांकुआ। ठीक है, ये दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी में से है। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी यही है। उसके बाद हमारे यहाँ थोड़ा सा डिटेल देख लिया जाता है साथियों कि क्या दे रखा है। इसमें दे रखा है साथियों कि दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकुआ जो है 6960 मीटर ऊंची है। और दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वतमाला के नवीन मोड़दार पर्वत है। ठीक है, नवीन मोड़दार पर्वत है। ये विश्व की सबसे लंबी 7200 किलोमीटर, सोच लीजिए कि विश्व की सबसे लंबी श्रृंखला है पर्वतमाला में। ठीक, उसके बाद ये मकर रेखा के बीच में है, दक्षिणी अक्षांश एवं मकर रेखा के बीच में है। और ये इसी पर्वत में स्थित एकांकुआ जो है वो दक्षिण अमेरिका में सबसे ऊंची चोटी में से एक है। ठीक है, सबसे छोटी। और उसके बाद दे रखा है कि आटाकामा मरुस्थल जो है यह नाइट्रेट का भंडार पाया जाता है, इसी चोटी में, एंडीज वाले में ही पाया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगले प्रश्न में दिया है कि निम्नलिखित में किसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। इनमें से किसमें क्लोरोफिल पाया जाता है ये पूछ रखा है साथियों। तो आपको बताना है कि यूग्लेना में पाया जाता है या हाइड्रा में या जेलीफिश में या साइकान में। तो साथियों इस पे चीज़ें, यूग्लेना में जो है वो आपका क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, यूग्लेना में आपका क्लोरोफिल पाया जाता है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न देखिए साथियों। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। उत्तर प्रदेश का जो है राष्ट्रीय पक्षी क्या, इसके बारे में आपको बताना है। मोर है, गौरैया है, सारस है या तोता है। तो यहाँ पे सारस क्रेन जो कहला रहा है साथियों, ठीक है, सारस जो कहलाता है ये आपका राष्ट्रीय पक्षी है। अगर मोर को देखा जाए तो मोर आपका भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था, 1972 में लागू होता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है साथियों कि कौन सा हार्मोन जो है रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है जो रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है। तो ये पैराथॉर्मोन है। ठीक है साथियों, पैराथॉर्मोन जो हार्मोन है ये कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है। ठीक, उसके बाद हमारा ओजोन परत की मोटाई किसमें नापी जाती है। ओजोन परत की जो मोटाई है वो किसमें नापी जाती है। तो ये सीधे सीधे साथियों कि डाप्सन में इसकी इकाई को नापी जाती है। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है साथियों कि नाइट्रोजन स्थिरता वाले जीवाणु कणों को उपस्थित होते। देखिए इसमें प्रश्न दे रखा है सीधे सीधे क्या कि जो नाइट्रोजन, मतलब जिनके जड़ों में नाइट्रोजन जीवाणु उपस्थित होते हैं वो कौन सी फसल कहलाती है। तो ये सबको पता होता है साथियों को दलहनी फसल होती है। अगर आपको यकीन नहीं होगा तो एक बार आप चने और मटर और उड़द वगैरह की ऐसे जड़ों को उखाड़ के देखिएगा, उनके जड़ों में ये छोटी छोटी चीज़ें उसमें लगे रहते हैं, उसी को नाइट्रोजन की स्थिरता में बोला जाता है। अब इसका एक्सप्लेन जो करेंगे ना उसमें फ्रेश देखिए दे रखा है, क्या दिया है कि जो नाइट्रोजन की जीवाणु की फलियाँ जड़ों में विशेष संरचनाओं में पाए जाते हैं जिन्हें रूट नोड्यूल कहा जाता है। ये प्रश्न नहीं बनता है, लेकिन ये पूछता है कि इन पौधों को राइजोबियम नामक बैक्टीरिया है, उसमें कौन सी बैक्टीरिया पाई जाती है ये पूछता है। दलहनी फसलों में कौन सी बैक्टीरिया पाई जाती है, तो आप कहेंगे सीधे राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाई जाती है। ठीक है,
उसके बाद ये जो जड़ नोड्यूल्स की बात है ये नहीं पूछता है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन की पौधों के लिए नाइट्रस और नाइट्राइट में बदलता है और पौधे बैक्टीरिया को पोषण प्रदान करते हैं तथा दलहनी फसलों के लिए यह उपयुक्त है। यहाँ से सिर्फ 2 प्रश्न बनेगा कि जो पौधे की जड़ों में राइजोमियम किस में पाया जाता है, तो दलहनी फसलों में, और यहाँ नाइट्रोजन डायरेक्ट दे रखा है तो ये भी आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा खाने योग्य कवक है? ठीक है, खाने योग्य कवक के बारे में पूछ रखा है साथियों, तो ये आपका हो जाएगा एगेरिकस। एगेरिकस में क्या होता है कि एक मशरूम की प्रजाति है साथियों। ठीक है, तो ये मशरूम की प्रजातियों में से एगेरिकस जो है खाया जाता है। इसमें मशरूम भी 2 प्रकार के होते हैं, एक जहरीला होता है, एक खाने योग्य होता है। तो एगेरिकस जो है वो खाने योग्य है, इसलिए यहाँ पे ये प्रश्न पूछ रखा है। ठीक है, उसके बाद है मैंग्रोव पौधे। मैंग्रोव पौधे का मतलब है जो कि उनकी जड़ें पानी में रहेगी हमेशा, कीचड़ वाली चीज़ों में, तो वो कहाँ पाए जाएंगे इसके बारे में आपको बताना है। सीधी चीज़ ये है साथियों कि मैंग्रोव वन, अब यहाँ से आप मिला लीजिए कि हिमालय में पानी का स्थान वैसा है नहीं, रेगिस्तान में नहीं। वर्षा वन में जो कि यहाँ पे अगर अधिक जैव विविधता के बारे में पूछे तो आप वर्षा वन कर सकते हैं, लेकिन अगर मैंग्रोव वन के बारे में पूछे तो आप सुंदरवन डेल्टा जो है सुंदरवन है, वहाँ पे मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। अधिक वर्षा वन वहाँ होते हैं जहाँ पे आपको अधिक जैव विविधता देखने को मिलती है, सदाबहार वन मिलते हैं। ठीक, और ये कहाँ पे है सुंदरवन डेल्टा, आपको ये चीज़ बताना है। अगर आप इस चीज़ को भी ध्यान रख सकते हैं कि सुंदरवन डेल्टा आप क्या, हम बता दे रहे हैं आपको, पश्चिम बंगाल से लेके ये पूरा जो ब्रह्मपुत्र और गंगा का डेल्टा बनाती है वहीं पे है। अब यहाँ देखिए प्रश्न पूछा है कि आवृतबीजी पौधे में निम्नलिखित में से कौन सी संरचना त्रिगुणित है? ठीक है, त्रिगुणित के बारे में पूछा है, तो इसमें आ जाएगा एंडोस्पर्म। ठीक है, भ्रूणपोष जो होता है ये त्रिगुणित होता है। अब इसमें थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं साथियों कि होता क्या। आवृतबीजी पौधों में जो त्रिगुणित भ्रूणकोश की संरचना होती है, ऐसे पौधे होते हैं जिनके आवरण ढके होते हैं, जिन्हें आवृतबीजी भी कहते हैं। ठीक है, अब जैसे आम है, भ्रूणपोष के भ्रूण विकास के रूप में बढ़ता है, बीज के परिपक्व होने से पहले भ्रूणपोष पूरी तरह से विकसित होता है। मटर, मूंगफली, सेम, ये सारी चीज़ें ऐसे ही होती है। ठीक, अब यह निम्नलिखित में से किस कुल में भित्ति लग्न पाया जाता है? आपको भित्ति लग्न के बारे में पूछ रखा है, तो यह होता है ब्रेसिकेसी। ठीक है, अब इसके हवाले को आप सीधे समझ लेते हैं कि ब्रेसिकेसी क्या होता है, तो इसका एक्सप्लेन थोड़ा सा देख लेते हैं साथियों कि भित्ति लग्न जो होता है ना, भित्ति लग्न ये बीजांडाशय के में पाया जाता है, वो पार्श्विक प्लेस्टेशन। ठीक है, ये आप एनसीईआरटी जब पढ़ेंगे ना, एनसीईआरटी कक्षा 7 वाले में इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके दे रखा है। ठीक है, बिल्कुल, हाँ, इस चीज़ को आप कर लेना, समय ज़्यादा लगेगा इस हिसाब से, इस वजह से हम ज़्यादा एक्सप्लेन वाली चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। अनाक्षी श्वसन का अंतिम उत्पादन क्या होता है? यह प्रश्न थोड़ा सा विवादित था, मतलब है अभी भी। अनाक्षी श्वसन का अंतिम उत्पादक क्या होता है? कुछ लोग इसको एथिल अल्कोहल कहते हैं और कुछ लोग ग्लूकोज कहते हैं, लेकिन जहाँ तक ज़्यादा इसको अगर सही मानने की बात होती है तो एथिल अल्कोहल वाली चीज़ें यहाँ पे सही मानी गई है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो। ठीक है, उसके बाद हमारा है 1906 में मुंबई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय। ये प्रश्न अक्सर पूछता है कि भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1906 में किसने किया था? तो सीधी सीधी इस चीज़ को याद रखिएगा, D.K. कर्वे ने किया था, मुंबई के बारे में अगर पूछे तो। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ से थोड़ा सा एक्सप्लेन देख लें तो यहाँ से आपको 3-4 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। पहला इसमें दे रखा है कि प्रार्थना सभा की समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। कब की थी? 1867 में की थी। ठीक है, उसके बाद यह है कि इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1887 में M.G. रानाडे ने किया था, और भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना 1866 में ये जो केशव चंद्र सेन ने किया था, और इसका मूल ब्रह्म समाज जो है राजा राम मोहन के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक, पुरी की प्रसिद्ध रथ यात्रा जो होती है, आप सबको पता है कि जगन्नाथ भगवान के संबंधित है, तो पुरी की जो रथ यात्रा है वो आपके भगवान जगन्नाथ से संबंधित है। देखिए एक चीज़ बता दें, प्रीवियस ईयर पढ़ने से आपको एक चीज़ का अनुमान अच्छे से लग जाएगा कि प्रश्न कैसे बन रहे हैं। इस वजह से आप प्रीवियस ईयर को अवॉइड मत करिएगा, पढ़िएगा ज़रूर। पहला देखिए, नासिक में कुंभ मेला जो लगता है उसके किस नदी के तट पर लगता है? ये प्रश्न यहाँ पे पूछ रखा है, तो ये सीधे सीधे आपके गोदावरी नदी पे लगता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश पे गंगा नदी, ठीक है, जो प्रयाग में लगता है।
हरिद्वार में आपका गंगा नदी है, ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए प्रश्न पूछ रखा है संध्या क्या था। संध्या एक अखबार था, ठीक है, संध्या क्या था, तो संध्या एक अखबार था। इसके बारे में थोड़ा सा आप डिटेल से जान लीजिएगा कि संध्या क्या था। 1906 में इसे ब्रह्मबांधव उपाध्याय द्वारा शुरू किया गया था। ये प्रश्न देखिए, प्रश्न एक चीज़ यहाँ पे ये भी बनता है कि भारत में जो प्रथम समाचार पत्र निकालने का श्रेय किसे जाता है, तो ये जेम्स ऑगस्टन को जाता है। इनका पूरा नाम जेम्स ऑगस्टन हिक्की है और इनका नाम था बंगाल गजट। जो पत्रिका इन्होंने निकाला था समाचार पत्र, उसका नाम था सबसे पहले 1780 में बंगाल गजट के नाम से जेम्स ऑगस्टन हिक्की। ये प्रश्न कई बार पूछ चुका है, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद की कुल संख्या कितनी है? राज्य विधान परिषद के बारे में पूछे तो सबसे अधिक भारत में उत्तर प्रदेश की और वो 100 सदस्य है विधान परिषद में, ठीक है। अब यहाँ पे आप इस चीज़ को अगर देखना चाहेंगे तो थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए। वर्तमान में केवल 6 राज्यों में जो है वो विधान परिषद है, ठीक है। किसमें? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, ठीक है, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, ठीक है। और अगर इसके विधान परिषद के सदस्यों की अगर आपको सदस्य बनना है तो एज कितनी चाहिए? 30 वर्ष, ठीक। और किस अनुच्छेद में है? तो 169 अनुच्छेद में है। इस चीज़ को भी ध्यान में आप रखिएगा। देखिए, भारतीय ध्वज संहिता के बारे में आप पूछ रखा है, मतलब ध्वज संहिता का मतलब आप एक चीज़ याद रखिएगा कि आम नागरिकों के लिए कब शुरू हो गया कि आप भी अपने घरों पे, छतों पे ध्वज लगा सकते हैं, लहरा सकते हैं। इसके बारे में, ये भारतीय ध्वज संहिता के बारे में कब ये प्रभावी रूप से हुआ था, तो ये था आपका 26 जनवरी 2000, ठीक है। 26 जनवरी 2000 को यह प्रभावी रूप से पूरे देश में लागू हो गया था। देखिए, इसमें 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पहला है कि कब अपनाया गया था राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को, तो देखिए 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। और यह किसने भेंट किया था? तो हंसा मेहता ने भेंट किया था। और उसके बाद देखिए ध्वज संहिता 2002 के अनुसार होता क्या है कि नागरिक एवं निजी संस्थाएं आदि को भी राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शन का अधिकार है, ठीक। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न हमारा है साथियों कि जनगण मन का हिंदी संस्करण। देखिए यहाँ पे क्या है ना, हिंदी इंग्लिश की बात नहीं, पहली बार सीधे सीधे प्रश्न बस घुमाया है कि जनगण मन जो है पहली बार संविधान सभा में भारतीय के राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया गया था, इसके बारे में पूछा है। तो आप सभी को पता है पिछली बार भी ये प्रश्न आया था, इस बार भी रिपीटेड हो गया है 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। 26 जनवरी को आपका संविधान अपनाया गया था और जनगण मन आपको 24 जनवरी 1950 को अपना लिया गया था। इसके लेखक कौन है? रविंद्रनाथ ठाकुर जी हैं। कितने मिनट में गाया जाता है? तो आपको 52 सेकंड में गाया जाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। सर्वप्रथम कहाँ गाया गया था, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा कि सर्वप्रथम ये 27 दिसंबर 1911 को जो राष्ट्रीय कांग्रेस का वह क्या अधिवेशन था कोलकाता वाला, वहीं पर गया था। और अध्यक्ष के रूप में पंडित विशन नारायण दत्त थे, ठीक है। ये प्रश्न भी आपको तैयार रखना है क्योंकि ये प्रश्न आने की ज़्यादा संभावना है। 17वीं लोकसभा अध्यक्ष के नाम क्या? तो 17वीं लोकसभा अध्यक्ष ये उस टाइम के हिसाब से ओम बिरला थे, ठीक है। भारत में अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष कौन है? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन ये है कि भारत में जो अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष के बारे में पूछे तो ये प्रधानमंत्री जी होते हैं। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। अब इसके बारे में अगर जानना चाहें थोड़ा सा देख लीजिए कि अंतर्राज्यीय परिषद का किस अनुच्छेद में है, तो आपका संविधान के अनुच्छेद 263 में है, ठीक है। और पहली बार यह 1990 में अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना किया गया था, ठीक है। कब किया गया था? तो 1990 में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी अपने कर्तव्यों के पालन के लिए भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में, देखिए ये अच्छा प्रश्न है कि भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार है। सभी न्यायालयों में, तो इसमें से देखिए भारत का नियंत्रक महालेखा या लोकसभा अध्यक्ष या भारत का महान्यायवादी, तो देखिए ये जो अटॉर्नी जनरल कहलाता है, ये आपके सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का इसको अधिकार होता है, ठीक है। बिल्कुल, अनुच्छेद अगर पूछ लिया जाए कि भारत का महान्यायवादी का जो संविधान में अनुच्छेद का उल्लेख है, तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा, अक्सर पूछता रहता है अनुच्छेद 76 के बारे में, ठीक है। ये प्रश्न
तैयार रखिएगा। वह जिला जहाँ गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, प्रवेश करने के बारे में पूछिए तो बिजनौर में प्रवेश करती है और बलिया में निकलती है। ठीक है, बिजनौर में प्रवेश करती है, बलिया में निकलती है। गंगा नदी कहाँ से निकली हुई है तो ये गंगोत्री से निकली है, उत्तराखंड में। ठीक है, ग्लेशियर से, जहाँ का गोमुख नामक स्थान से ये निकलती है। और भागीरथी और अलकनंदा जो देवप्रयाग में मिलकर ये गंगा का निर्माण करते हैं। इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। ठीक है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? तो एक बात याद रखिएगा कि चंबल भी है, केन भी है, बेतवा भी है, गंडक जो बिहार राज्य में मिलती है, यह गंगा की नहीं, अरे यमुना की नहीं, गंगा की सहायक नदी है। और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी अगर कोई है तो यह यमुना नदी खुद है। भारत की सबसे ऊंची चोटी, हमेशा बच्चे इस चीज़ को लेके कंफ्यूज रहते हैं कि भारत की अगर सबसे ऊंची चोटी कहा जाए तो किसे कहा जाए। देखिए यहाँ पे कारण यह है कि ये K2 जो है पाक अधिकृत जो क्षेत्र है वहाँ पे है, इसलिए भारत की सबसे ऊंची चोटी कहा जाता है। लेकिन अगर भारत में पूछ दे तो आपको K2 नहीं मारना है। ठीक है, वहाँ पे गैडविन आइंस्टीन जो कहलाता है वो आ जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी आपका K2 है। देखिए इसमें नीचे आपको एक्सप्लेन में दे दिया गया होगा कि भारत का माउंट एवरेस्ट जो पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत है, मतलब चोटी है। और उसके बाद आपका K2 जो है वो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, गैडविन आइंस्टीन। और यह अगर पूछ दे कि भारत में कौन सा है तो आपका, देखिए इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान में, सीरियस ध्यान में लीजिएगा कि यहाँ से कन्फ्यूजन बहुत होता है। भारत की सबसे ऊंची चोटी तो K2 गैडविन आइंस्टीन है, ये होता है। भारत में पूछ दे तो आपका कंचनजंगा। ठीक है, और अगर पूरे विश्व में सबसे ऊंची पूछ दे तो माउंट एवरेस्ट किस में पाया जाता है? काराकोरम श्रेणी में पाया जाता है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ठीक है, बृहद हिमालय में है। उसके बाद देखिए हमारे यहाँ पे 27 नंबर का प्रश्न क्या है कि वो पठार जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, वो पठार जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है कौन सा पठार है, ये इसके बारे में पूछ रखा है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए तो किम्बरले जो है ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित पठार है। और किम्बरले पठार के बारे में थोड़ा सा जान लिया जाए तो ये उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का एक पठारी क्षेत्र है, जबकि किम्बरले दक्षिणी अफ्रीका, देखिए किम्बरली या किम्बरले ये दक्षिण अफ्रीका के उत्तरी प्रांत की राजधानी है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, किम्बरले और किम्बरली। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा हमेशा। उसके बाद हमारा 28वां नंबर है कि उत्तर प्रदेश का वह जिला जो बुंदेलखंड का पठार नहीं है। बुंदेलखंड के पठार के बारे में नहीं है तो आपका जो ललितपुर है ये है, झांसी भी है, हमीरपुर भी है। मिर्ज़ापुर जो है ये आपके बुंदेलखंड पठार का हिस्सा नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद हमारा आज का 29वां प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्य में ये जो दुधवा नेशनल राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पे स्थित है? तो आप सबको पता है कि उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, दुधवा नेशनल उद्यान आपका कहाँ स्थित है? इस चीज़ को आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक, अब इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन देख लीजिए क्योंकि यह हमेशा आता हुआ प्रश्न, सदाबहार प्रश्न है। ये दे रखा है कि भारत का उत्तर प्रदेश जो है लखीमपुर खीरी जनपद में स्थित दुधवा नेशनल राष्ट्रीय उद्यान है, नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। भारत का सबसे बड़ा और समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र है। इसके अलावा जो चंद्रप्रभा है ये चंदौली में है। ठीक है, चंद्रप्रभा कहाँ है? चंदौली में। आज का अंतिम प्रश्न है कि मैटूर बांध का निर्माण किस नदी पे हुआ है? मैटूर बांध का निर्माण किस नदी पे हुआ है? तो ये आपका कावेरी नदी पे हुआ है। अब आपको एक चीज़ बताना है साथियों कि यमुना नदी कहाँ से निकली है। ठीक है, चलिए आज के लिए थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। हम डेली ऐसी प्रीवियस ईयर लेके आपको आएंगे।